आप सभी को मेरा नमस्कार। श्री राउत साहब, डायरेक्टर ऑपरेशंस MIL, श्री VP सिंह, ऑफिशिएटिंग जनरल मैनेजर और ओपी, यहाँ के अन्य अधिकारी और मेरे प्रिय पार्टिसिपेंट्स, मुझे बड़ी प्रसन्नता है आप लोग के बीच में आने की। मुझे बड़ी खुशी है इस बात की कि आप सबसे मेरी मुलाकात हुई। आप लोग सब लिमिटेड डिपार्टमेंटल एग्जाम के थ्रू चार्जमैन के रूप में आए हैं और आपका ये इंडक्शन ट्रेनिंग चल रहा है। ये पहले भी होती थी ट्रेनिंग, लेकिन पहले परिप्रेक्ष्य कुछ और था, आज परिप्रेक्ष्य कुछ और। सरकार ने निर्णय लिया ऑर्डिनेंस ट्रैकिंग बोर्ड को कॉर्पोरेशन में कन्वर्ट किया और उसमें से एक कॉर्पोरेशन MIL। लगभग हमको 8 महीने हो गए हैं इस बदली हुई स्वरूप में काम करते हुए। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो पहले हम जब सरकार में रहते थे उनकी तरफ ध्यान नहीं देते थे, और अब जब हम एक कॉर्पोरेशन के रूप में रहते हैं तो हमें ध्यान देना होगा और ध्यान देने की आवश्यकता है। जहां तक MIL के भविष्य का सवाल है, कल मैंने काफी विस्तार से इसके बारे में चर्चा की। आप लोग शायद नहीं रहे होंगे उसमें, आप लोग यहाँ थे, फैक्ट्री के अंदर संवाद था। उसके बाद यूनियन एसोसिएशन के साथ भी बहुत लंबी, लगभग 2-2.5 घंटे की चर्चा हुई। भविष्य हमारा बहुत अच्छा है, किसी प्रकार की समस्या नहीं है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अगर हम बात करें, जो खासतौर से इंडस्ट्री होती है, तो उसके भविष्य की अगर हम बात करते हैं तो क्या कहना चाहते हैं? उस इंडस्ट्री के पास काम करें, जो प्रोडक्शन वो इंडस्ट्री करती है उस प्रोडक्ट की डिमांड हो, और वो डिमांड आपके पास आए। आपके पास काम होगा तो आप काम करेंगे, आप सब बिजी रहेंगे। ये एक रिक्वायरमेंट है। दूसरी रिक्वायरमेंट ये है कि जिस संस्था में आप काम करते हैं तो वो संस्था ऐसी हो जो अपने एम्प्लॉइज का ध्यान रखे, उनकी जो आवश्यकताएं हैं उन आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए अपनी पॉलिसी बनाएं। हम इन दोनों में कोशिश कर रहे हैं कि MIL को किसी प्रकार की समस्या न रहे। पहले मैं आपसे वर्कलोड की चर्चा करता हूं। पहले जब एम्युनिशन ग्रुप होता था, AD ग्रुप उसको बोलते थे, OSB के अंडर में, तो उस समय हम लगभग 4.5 से 5,000 करोड़ का प्रोडक्शन प्रति वर्ष करते थे। अभी जब कॉर्पोरेशन बनाया और जो फैक्ट्रीज MIL के अंडर में दी गई, तो भारत सरकार ने पुराने इंडेंट्स को कन्वर्ट करके डीम्ड कॉन्ट्रैक्ट बनाया। उस डीम्ड कॉन्ट्रैक्ट की अगर वैल्यू देखें तो वो अगले 5 वर्षों के लिए लगभग 23,000 करोड़ रुपया है। तो उसका मोटा मोटी मतलब है कि लगभग जिस लेवल पर पहले हम थे उस लेवल का हमारे पास सरकार ने एश्योर्ड वर्क ऑर्डर अगले 5 साल के लिए दिया है। इसके बाद जो भी आर्मी खरीदेगी, एयरफोर्स खरीदेगी, नेवी खरीदेगी, हम लोगों को कॉम्पिटिटिव टेंडर में पार्टिसिपेट करना होगा आज के 5 साल के बाद। या अभी अगर उनकी कोई एडिशनल रिक्वायरमेंट आती है तो उसमें भी हमें पार्टिसिपेट करना होगा। लेकिन 4,500 करोड़ या 5,000 करोड़ से हम संतुष्ट नहीं हो सकते, क्योंकि मेरी दृष्टि में एक कॉर्पोरेशन के लिए ये वैल्यू बहुत ज्यादा नहीं है। खासतौर से उस स्थिति में जब हम जानते हैं कि हमारी स्ट्रेंथ है 23,000, लगभग 23,000 एम्प्लॉइज MIL में हैं। अगर मैं आपको दूसरी DPSUs का उदाहरण दूं तो BDL में लगभग 1,500 लोग काम करते हैं। भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, वो भी मिसाइल बनाते हैं, हमारे तरह से एम्यूनिशन प्रोडक्शन है, और उनका प्रोडक्शन आउटपुट है लगभग 4,000 करोड़ के आसपास, 1,500 एम्प्लॉइज। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स BEL, उनके पास लगभग 12,000 से 12,500 लोग हैं और उनका आउटपुट है 15,000 करोड़ एक साल। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL, उनका आउटपुट है 25,000 करोड़ और उनकी संख्या हमारे जितनी है पूरी 23,000।
तो हमको अभी काफी अपनी मंजिल तय करनी है। मैं मानता हूं कि बीईएल और एचएएल उनका जो प्रोडक्ट प्रोफाइल है वो हमसे डिफरेंट है। वहां वैल्यू ज्यादा हो सकती है क्योंकि उनका जो मटेरियल होता है उसकी वैल्यू भी बहुत होती है और हम हर चीज खुद बनाते हैं, चाहे वो प्रोपेलेंट हो, चाहे एक्सप्लोसिव हो और बाकी असेंबली करना हो। लेकिन बीडीएल के हम काफी नजदीक है, तो उन्हें तक तो हमको जाना चाहिए। अब उसके लिए आवश्यकता है सबसे पहले वर्कलोड हो और दूसरा हमारे जो एम्प्लॉइज हैं उनकी एक इच्छा शक्ति कि उन्हें काम करना है और उनको एक टारगेट अचीव करने हैं। पिछले 8 महीने में हम लोगों ने एक्सपोर्ट के लिए बहुत कोशिश की। हमने 3000 करोड़ के इंटरनेशनल टेंडर्स में पार्टिसिपेट किया। लगभग 33 या 34 टेंडर थे जिनकी वैल्यू 3000 करोड़। और मुझे ये बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि लगभग 620 करोड़ के ऑर्डर्स उन 3000 करोड़ के टेंडर में पार्टिसिपेट करने के बाद हमको मिल गए। अब हमारे सामने सबसे बड़ा चैलेंज है कि जब हम इन ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारा जो प्रोडक्ट कस्टमर के पास जाएगा विदेश में, क्वालिटी में उसको कोई किसी प्रकार की कमी नजर नहीं आनी चाहिए। किसी भी आर्मी के प्रोडक्ट में या नेवी या एयरफोर्स के प्रोडक्ट में खास बात होती है कि अगर फौज एक बार कहीं से कोई सामान खरीदती है, एम्यूनिशन खरीदती है, वेपन खरीदती है, तो अपने एम्प्लॉय, अपने जवान को वो उस पर ट्रेन करते हैं। हर चीज को बनाने का, उसको यूज करने का एक अलग अलग तरीका होता है, उसको ट्रेन करते हैं। और एक बार ट्रेनिंग के बाद उनकी हमेशा कोशिश रहती है, किसी भी फौज की आप देख लीजिए, कि लगातार वही प्रोडक्ट उसके पास आता रहे। अदरवाइज हर साल उसको लोगों को ट्रेन नहीं करना पड़ेगा। और अगर बार बार ट्रेन करते रहेंगे तो लड़ाई में क्या लड़ाएंगे? वहां तो बहुत ट्रेनिंग चाहिए, तब आप लड़ाई में जा सकते हैं। तो एक बार अगर आपका प्रोडक्ट कहीं चला जाता है तो और वो क्वालिटी से सेटिस्फाइड है, परफॉर्मेंस से सेटिस्फाइड है, तो आप ये चीज निश्चित रूप से मान लीजिए कि आपको उसके रिपीट ऑर्डर्स मिलते रहेंगे। ऐसा नहीं है कि हमको रिपीट ऑर्डर नहीं मिलेंगे, निश्चित रूप से रिपीट ऑर्डर मिलेंगे। और ये हमारे ओएमडी के साथ भी था। आर्मी हमसे एक बार एक सामान लेती थी और कंटिन्यूअस 10-10, 15-15 साल तक लेती रहती थी, क्योंकि एक प्रोडक्ट आर्मी में गया वो 15-20 साल चलता है। चाहे अमेरिका की आर्मी हो, चाहे इंडिया की हो, चाहे फ्रांस की हो, चाहे कहीं की हो। ऐसी स्थिति में हमको ये इंश्योर करना है कि हमारा प्रोडक्ट की क्वालिटी ठीक हो, डिलीवरी टाइम से हो। जहां तक कॉम्पिटिटिवनेस का सवाल है, क्योंकि इंटरनेशनल टेंडर में पार्टिसिपेट करना है, तो कॉम्पिटिटिव तो हमको होना ही। कॉम्पिटिटिव होने के लिए हमारी प्रोडक्टिविटी हमें बढ़ानी पड़ेगी। आप लोग सब जिस लेवल पर जाने वाले हैं वो सबसे पहला लेवल है जो मैनेजमेंट में सबसे ज्यादा काम करता है। उस लेवल आप वर्कमैन से काम कराते हैं, उसको गाइड करते हैं, उसके बाद प्रोडक्ट बनता है, तो आपके ऊपर जिम्मेदारी सबसे ज्यादा है। आपको ये इंश्योर करना है कि प्रोडक्टिविटी हमारी इंप्रूव हो। आज की तारीख में अगर आप अपने दिल पर हाथ रखते देखें, आप डिफरेंट लेवल में काम किया हुआ हो सकता है। आप में से कुछ लोगों ने इंडस्ट्रियल एम्प्लॉय के रूप में भी काम किया है, कुछ लोगों ने एनआई के रूप में काम किया हुआ है। हम दिल पे हाथ रखते हुए लेगा 8 घंटे में से कितने घंटे शॉप फ्लोर में रहते हैं और काम करते हैं। मेरा 35 साल का अनुभव है ऑर्गेनाइज फैक्ट्रीज का, तो मैं कह सकता हूँ ये 3.5 से 4 घंटे से ज्यादा नहीं करते हैं। तो ये चीज हमको चेंज करनी पड़ेगी। कल भी मैंने ये लोगों से बात की और कहा, फैक्ट्री में आप आते हैं 8 घंटे, 8 घंटे में आप फैक्ट्री के बाहर नहीं जाते हैं। आप रहते 4 दीवारी में, 4 दीवारी में रहते चेंज रूम में बैठे रहें और वहां गप लड़ाते रहें, या कैंटीन में चले गए वहां बैठ के चाय पीते रहें, उससे क्या फायदा है? शॉप फ्लोर में रहिए, आपको जो काम मिला उसको काम को कीजिए। जब एक प्राइवेट सेक्टर में आदमी काम कर सकता है जिससे हमें कम्पीट करना है, तो हम क्यों नहीं कर सकते? जबकि उसको तो बहुत कम सैलरी मिलती है, हमारे यहाँ तो सैलरी बहुत अच्छी है प्राइवेट सेक्टर के मुकाबले अगर आप देखेंगे, तो हम क्यों नहीं वो काम करें? और इस चीज के लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी आपके ऊपर है कि आपको लोगों को गाइड करना है। और केवल और गाइड करने का सबसे पहली चीज क्या होती है? आपको खुद बताना है कि मैं भी ऐसे काम करता हूं। आप अपनी तरफ से किसी चीज को दिखाएंगे तब सामने वाला मानता है। आप अपने ग्रुप में लीडर हैं। लीडर का क्या मतलब होता है? टू लीड, और लीड बाय व्हाट? नॉट बाय हिज नेम, नॉट बाय हिज डेजिग्नेशन, बाय हिज एक्ट। उसको अपने बताना होगा कि मैं इस तरह से काम करता हूं।
अगर 7:30 बजे बिल्डिंग शुरू होती है और आप अगर 7:30 बजे बिल्डिंग में पहुंच जाते हैं तो निश्चित रूप से बाकी लोगों को समझ में आ जाएगा कि साहब आ गए हैं, वो लोग अपने आप आए। तो ये आपको स्टार्ट करना होगा, सबसे बड़ी जिम्मेदारी आपके ऊपर है। इसके अलावा जहां तक मैं फिर से काम के ऊपर आता हूं, अगले 5 वर्षों का काम भरपूर हमारे पास है। नए प्रोडक्ट और हमारे पास आ रहे हैं, आप डिफरेंट फैक्ट्रीज से आए हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम लोगों ने, ताकि हमारे पास काम रहे, और काम कब रहेगा जब हमारे पास इक्विपमेंट्स होंगे, हमारे पास मशीनें होंगी, हमारे पास प्लांट्स होंगे। पिछले 6 महीने में हम लोगों ने 2100 करोड़ रुपए का मेजर इन्वेस्टमेंट किया है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री नालंदा और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री भंडारा, इन 2 जगह। मैंगो का जो प्रोजेक्ट चल रहा है वो तो चल ही रहा है 3 फैक्ट्रीज में, बाकी हमने 2 फैक्ट्री। नालंदा में BMCS बनाने के लिए ट्रिपल बेस प्रोपेलेंट प्लांट चाहिए था, NCNG बेस प्लांट चाहिए था। उन सब के ऑर्डर्स हो गए हैं और अगले 2.5 साल के अंदर वो सब प्लांट कमीशन हो जाएंगे, काम शुरू हो गया है। भंडारा में सिंगल बेस प्रोपेलेंट प्लांट के लिए बहुत बड़ी आवश्यकता थी, क्योंकि हमारे पास उसकी कैपेसिटी की लिमिटेशन है, हर बार हमको इंपोर्ट करना पड़ता है। धीरे धीरे सरकार के जितने नियम आ रहे हैं उसके हिसाब से इंपोर्ट संभव नहीं है, और इंपोर्ट हम क्यों करें, अगर हमें खुद बना सकते हैं तो खुद बनाएंगे। तो 750 टन प्रोपेलेंट प्रोडक्शन की कैपेसिटी का प्लांट ऑर्डिनेंस फैक्ट्री भंडारा में सैंक्शन हो गया, ऑर्डर प्लेस हो गया, और उनके यहाँ तो लैंड की लेवलिंग का काम भी शुरू हो गया। वो भी 28 महीने का प्रोजेक्ट है, 28 महीने में वो तैयार हो जाएगा। इसके अलावा इटारसी में बॉल पाउडर प्लांट पुराना हो गया है, हमने इटारसी को बोला है कि आप उसके स्पेसिफिकेशन बनाइए और एक नया प्लांट खरीदिए। HE फैक्ट्री में TNT प्लांट काफी पुराना हो गया है, उसके लिए हमने बोला है कि आप TNT का एक और प्लांट लीजिए, और हमारा उद्देश्य है कि अगले 2 से 2.5 वर्षों के अंदर हमारे पास ये प्लांट्स आ जाने चाहिए। हमको, चूंकि हम नई कॉर्पोरेशन बने हैं, हमारे पास पैसा तो नहीं था, और ऐसा भी नहीं कि हमारे पास प्रॉफिट रहता है पिछला जिसको हम आगे ले जा सकते हैं। ये तो नफा नुकसान जो हुआ सरकार के अंदर उसी साल में 31 मार्च को खत्म हो जाता है। नफा हुआ है तो वापस पैसा चला गया, नुकसान हुआ सरकार ने आपको दे दिया। लेकिन कॉर्पोरेशन में ऐसा नहीं होता है, आपका प्रॉफिट है, आप लेके जाते हैं आगे। तो हमने सरकार को बोला था कि हमारे पास पैसा नहीं है और हमको मॉडर्नाइजेशन करना है, तो उन्होंने हमें एश्योर किया कि आपको जितना पैसा चाहिए मॉडर्नाइजेशन के लिए सरकार अलग से देगी। पिछले साल हमको 650 करोड़ रुपया मिला, इस साल हमने करीब 800 करोड़ मांगा है, अब तक हमको 500 करोड़ मिल चुका है मॉडर्नाइजेशन के लिए। और सरकार ने कहा है कि अगले 5 वर्ष तक जितना आपको पैसा चाहिए मॉडर्नाइजेशन के लिए हम देंगे, लेकिन आप अपनी कंपनी को एक ऐसी कंपनी बनाइए जो वर्ल्ड क्लास कंपनी हो, जो केवल अपने देश की ही नहीं बाकी एक्सपोर्ट के मार्केट में भी अच्छी तरह से पार्टिसिपेट कर सके और ऑर्डर्स ले सके। पिनाका की अभी तक हम केवल 1000 मैक्सिमम, बड़ी मुश्किल से 1000 का प्रोडक्शन करते हैं, लेकिन हमने जो कैपेसिटी क्रिएट की वो 5000 की है। चाहे आप इटारसी की बात करें, चाहे देहू रोड, चाहे चांदा। हार्डवेयर बनाने के लिए जरूर अंबाझरी फैक्ट्री ने 2500 की कैपेसिटी क्रिएट की थी, ये बोल के कि 2500 हार्डवेयर ट्रेड से आ सकता है, लेकिन अभी तो हम 1000 पे रुके हुए हैं। तो यहाँ हमें बढ़ाना होगा अपना प्रोडक्शन। अभी आर्मी की रिक्वायरमेंट लगभग 1000 है, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में पिनाका बहुत तेजी से जा रहा है, और उसका सबसे बड़ा फायदा हमको है कि इसका लॉन्चर L&T और टाटा बनाते हैं, और उनको अपना लॉन्चर बना के मार्केट में बेचना है। तो वो बहुत एग्रेसिवली वो भी कोशिश कर रहे हैं कि ये दोनों चीजें, दोनों कंपनीज विदेश में अपने लॉन्चर्स को बेच सकें, और जहां की फौज खरीदेगी उसको एमिशन चाहिए, और ये एमिशन कहीं और से नहीं आएगा, या तो हम बनाते हैं या अभी इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव नागपुर ने शुरू किया है, लेकिन हम उनसे बहुत आगे हैं और हमारी फैसिलिटीज उनसे बहुत बेटर हैं, और हमारे लोगों के पास जो स्किल है, हमारे लोगों के पास जो एक्सपीरियंस है, उसका कोई सानी है नहीं देश में आज की तारीख में। तो इसलिए मुझे पूरी उम्मीद है कि हमें इंटरनेशनल मार्केट में भी इसके ऑर्डर्स मिलेंगे, और हम 5000 की कैपेसिटी पे निश्चित रूप से पहुंचेंगे। अभी रिसेंटली जो एमिनेशन का परफॉर्मेंस देखा और जो फायरिंग किया गया था एक्सटेंडेड रेंज का और DPICM 2 वर्जन्स का जो चांदा से गया था, परफॉर्मेंस इतनी अच्छी थी कि वहां डायरेक्ट जो ARD के साइंटिस्ट जी थे, उन्होंने पोखरण से ही मेरे को तुरंत फोन किया कि सर कंग्रेचुलेशंस, बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस। और ऐसी परफॉर्मेंस बोले सर इकोनॉमिक एक्सप्लोसिविटी भी नहीं है, जो प्राइवेट कंपनी है जो दूसरा बना रही है, आपकी परफॉर्मेंस फार फार सुपीरियर जो MIL से हमारे पास रॉकेट्स आए हैं।
तो अगर हम इस चीज पे आगे बढ़ते रहेंगे तो निश्चित रूप से हमारा ऑर्डर्स आएंगे। हमारे जो ओवरहेड्स हैं, ओवरहेड्स को जितना ज्यादा आप प्रोडक्शन कर लेंगे उतने ही ओवरहेड्स बेटर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे आपके प्रोडक्शन के ऊपर, तो कॉस्ट ऑटोमेटिकली आपकी कम होगी। अब चूंकि आप, जैसे मैंने बोला, सबसे पहले पायदान पर आप लोग हैं, तो आपको ये इंश्योर करना है कि हमारा मटेरियल वेस्टेज बिल्कुल ना हो। अगर हमें कोई चीज बनानी है और उसके लिए 1 लीटर केमिकल चाहिए उस आउटपुट के लिए, तो मुझे अपने एस्टिमेट में 1.25 लीटर नहीं रखना है, 1.5 लीटर नहीं रखना है, 1 ही लीटर रखना है और 1 ही लीटर को इस्तेमाल करना है, उसी से बनाना है। आप अगर रिजेक्शन, आप अपना मटेरियल यूसेज अगर ठीक कर देंगे तो पहली कॉस्ट सेविंग वहां हो जाएगी। दूसरी, पहली बार में ही चीज को ठीक बनाने के लिए लोगों को प्रेरित कीजिए और उन्हें समझाइए। आप उनके गाइड हैं, आपको उन्हें बताना है कि पहली बार में ही जो आप बना रहे हैं उसको ठीक बनाइए, ताकि RFR ना हो। RFR होने में क्या होता है, प्रोडक्ट रुक गया, आपकी लाइन रुक गई। उस समय में जिसमें आप रिपेयर कर रहे हैं शायद नया जॉब बनाते हैं, मैन पावर भी वेस्ट हुआ, कुछ मटेरियल भी लगेगा जब आप रिपेयर करेंगे, तो वो भी हमारी कॉस्ट को ऐड करता है। ये दोनों चीजें अगर आप कंट्रोल करें तो आपके मटेरियल में मुझे विश्वास है कि कम से कम 30% की सेविंग मटेरियल की कॉस्ट में हो जाएगी। दूसरी चीज है लेबर, जो मैंने आपको बोला, प्रोडक्टिविटी। हम 8 घंटे की शिफ्ट में 3.5 घंटे काम करने की आदत को छोड़ रहे हैं, क्योंकि उससे कोई मतलब नहीं है, उससे हम सर्वाइव नहीं कर सकते। जैसे बाकी जगह काम होता है, बाकी इंडस्ट्री में होता है, उस तरह से हम लोग आगे बढ़ें तो निश्चित रूप से आपकी कॉस्ट वहां पर भी कम हो जाएगी। बहुत सारे ओवरहेड्स हैं। पहले हमारे पास जो फाइनेंस की पावर्स नहीं थी, एक दूसरे डिपार्टमेंट के पास जाते थे, अब फाइनेंस की पावर्स आपके पास हैं, आप बेटर डिसीजन ले सकते हैं जो आपको लगता है कि आपके प्रोडक्शन के लिए रिक्वायर्ड है। जैसे आपको अगर लगता है कि मुझे कोई चीज सस्ती मिल सकती है और मुझे 3 साल का मटेरियल खरीदना, एक बार में नहीं लेंगे, ऑर्डर प्लेस कर दिया, स्टैगर रूप में 3 साल में सामान आता रहे, तो मुझे हर साल ऑर्डर प्लेस करने की आवश्यकता नहीं है, वो अथॉरिटी आपके पास है। आप ऑर्डर प्लेस कीजिए, सामान आता रहेगा। किसी भी चीज के लिए जनरल मैनेजर के बियॉन्ड कोई चीज नहीं जाती। पहले बहुत सारे सामान खरीदने के लिए फाइनेंशियल पावर GM के पास नहीं होती थी, केस ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड जाता था। जब से MIL बना है, हमारे पास कोई केस नहीं आता और किसी केस की आवश्यकता नहीं है, सब पावर्स जनरल मैनेजर के पास हैं, ताकि फैक्ट्री के बाहर कोई चीज न जाए, जनरल मैनेजर वही निर्णय लें जिस लेवल पे भी है, AGM के पास, GM के पास, ज्वाइंट GM का, जिसके पास पावर है वो निर्णय लें, वो डिसीजन लें और आगे बढ़ते हैं, ताकि हमारा समय ना लगे। कलकत्ता पहले केस जाता था, केस जाने का मतलब मिनिमम 2 से 2.5 महीने का समय उसमें लगेगा ही लगेगा। सब फैक्ट्री से आएंगे केसेस, वहां पे प्रायोरिटी एक बनेगी, एक एक करके केस टेकअप किए जाएंगे, वो उस केस को नए सिरे से देख रहे हैं, उनके नए ऑब्जर्वेशन होंगे, फिर वो केस वापस आएगा, फिर आप उसका जवाब भेजेंगे, तो उसमें बहुत समय लगता है। तो ये प्रक्रिया पूरी खत्म हो जाएगी, तो आपका ये भी एक्टिविटी बहुत फास्ट होगी। इसके अलावा कोशिश ये कीजिए कि हायरार्की हमारी छोटी से छोटी हो। जो हमारा चैनल है इतना बड़ा नहीं होना चाहिए कि आपने अगर कोई कागज पुटअप किया तो वो 6 और 7 पायदान होकर तब अपॉइंटिंग अप्रूविंग अथॉरिटी के पास जा रहा है, वो स्थिति नहीं आनी चाहिए। तो इसके लिए हमने नए ऑर्गेनोग्राम बनाए हैं जिसमें लेवल्स को बहुत कम रखा है। ये रिपोर्टिंग लेवल है, ये वर्किंग लेवल है, इसका प्रमोशन से कोई मतलब नहीं है। प्रमोशन तो आप पब्लिक सेक्टर अगर बनता है तो उसमें E1 से लेके E10 E11 तक है, वो तो एक के बाद एक प्रमोशन होते जाते हैं। लेकिन जो चैनल है ऐसा नहीं, एक अगर मान लीजिए कोई E1 में है तो उनको अगर E9 पे पहुंचना है तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो E2 E3 E4 E5 फाइल के लिए बात कर रहा हूँ, डिसीजन मेकिंग के लिए बात कर रहा हूँ, कि वो E2 E3 E4 E5 E6 सबसे होता हुआ तब वो E9 पे अप्रूवल के लिए जाएगा। नहीं, E1 से हो सकता है बीच में 2 चैनल हो और E9 सीधा अप्रूवल वहां से आ गया। प्रमोशन के लिए जरूर आप E1 से E2 पे जाएंगे, E2 से E3 पे जाएंगे, वो प्रमोशन आपका उस लाइन में होगा, ताकि आपका वर्क सफर ना हो, आप फास्ट तरीके से काम करें। इसके अलावा इतना मैं एश्योर आपको कर सकता हूं कि MIL के पास वर्कलोड की कमी बिल्कुल नहीं रहेगी, ये जिम्मेदारी मेरी है। मैं 3-4 फैक्ट्रीज में जा चुका हूं, बात भी किया हूं लोगों से। जब हम लोगों ने स्मॉल आर्म्स एम्युनिशन का एक्सपोर्ट का ऑर्डर लिया
AFK और वरंगाओं के पास काम नहीं था। जब ऑर्डर आया तो उन्होंने हाथ उठा दिया कि सर इतना तो नहीं बना पाएंगे। मैंने उनको कहा कि आप काम आता है तो भी मना करते हो और काम नहीं होता है तो बोलते हो काम नहीं है, तो ये तो इस स्थिति से तो बाहर निकलना पड़ेगा। वहां जाकर मैंने लोगों से संवाद किया, ऐसे पूछा कि क्या समस्या है, तो जो भी उन्होंने समस्या बताई उसका समाधान कर दिया गया। मैं इटारसी गया, उन्होंने उनसे मैंने पूछा कि आप क्यों नहीं बाल पाउडर बना सकते इतना। कुछ उनके एक दो छोटे छोटे इश्यूज थे, उनको रिजॉल्व कर दिया। उन्होंने एश्योर किया कि सर आप चिंता मत कीजिए, हम अपना बाल पाउडर बनाएंगे। एक बिल्कुल मूट पॉइंट है, आप लोग सब बात करेंगे कि साहब ओवर टाइम का क्या होगा, कैसे होगा। मेरा बेसिक पॉइंट है 10 रुपए का अगर आप खर्चा करते हैं तो आपको 12 रुपए की कमाई करनी होगी। बस आप 54 घंटे में काम कराएं, जीएम साहब आपसे 51 में कराएं, 48 में कराएं, कुछ भी कराएं, 10 रुपए का अगर खर्चा है तो 12 रुपए की कमाई होनी चाहिए। अगर नहीं होगी तो चलेंगे कैसे, हम लोग सर्वाइव कैसे करेंगे। और ये संभव है, ऐसा नहीं है कि संभव नहीं है। योग्यता में आप लोगों से ज्यादा किसके पास योग्यता है। आप जब इस डिपार्टमेंट में भर्ती हुए किसी भी स्थिति में कितने बड़े कंपटीशन से निकल के आए हैं, कितने पार्टिसिपेंट्स थे जिन्होंने उस समय एग्जाम दिया होगा किसी भी रैंक के लिए, आप उससे निकल के उसमें सेलेक्ट होकर तब आप यहां पहुंचे। इसके बाद अब आप लिमिटेड डिपार्टमेंटल एग्जाम से आए तो यहां फिर एक छटनी हुई, बहुत सारे लोगों ने एग्जाम दिया, सब तो नहीं आए, केवल आप ही आए। तो इसका मतलब आपके अंदर कुछ योग्यता है, आपके अंदर योग्यता, आपके पास ज्ञान है, एक्सपीरियंस है, योग्यता है, कुछ तो है, क्वालिफिकेशन है, तभी तो आप यहां आए हैं, यहां बैठे हैं। तो जब आपके पास ये है तो आप क्यों नहीं कर सकते। आज जो प्राइवेट इंडस्ट्री में काम कर रहा है, आपका काउंटर पार्ट जो एमिनिशन के काम में भी मान लीजिए इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव में जाए, आप वहां काम कर रहा है, आप बात करके देखिए, उसकी नॉलेज आपसे कम होगी, ज्यादा नहीं होगी, क्योंकि आपने ये नॉलेज कहां से सीखी है, उस डिपार्टमेंट से जो डिपार्टमेंट पिछले 200 वर्षों से ये चीज बना रहा है। एक पीढ़ी दर पीढ़ी ये नॉलेज ट्रांसफर की गई है, उनके पास ये अनुभव नहीं है, उनको ऐसी पीढ़ी दर पीढ़ी कहीं से नहीं मिला। वो 5 साल पहले चालू किए, 4 साल पहले चालू किए, तो वो आपकी तुलना में कभी भी नहीं ठहर सकते। बस केवल चीज एक ही है, आत्ममुक्त नहीं होना है, कॉम्प्लेसेंट नहीं होना है, और हम लोगों को ये मान के चलना है कि हम जानते हैं तो हम काम करेंगे और दूसरे से बेटर करेंगे। जो भी हमारा कॉम्पिटिटर है, क्वालिटी को पूरा ध्यान रखेंगे। MIL एमिनिशन बनाता है, सेफ्टी को बिल्कुल करेंगे किसी भी स्टेज पर, क्योंकि सेफ्टी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर एक एक्सीडेंट हो जाता है तो वहां काम करने वाले लोगों का मोरल डाउन हो जाता है, क्योंकि जीवन हर किसी के लिए बराबर होता है, चाहे मेरा हो चाहे आपका हो। सेफ्टी पूरी तरह से ध्यान रखेंगे, जो सेफ्टी के नियम है उनको फॉलो करते हुए काम करेंगे। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं हमारे लोगों की कैपेबिलिटी का। ये बात 2005 की है, आज की नहीं। मैं एक टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के केस में इटली गया, वहां पर हम लोगों का 10 दिन का एक ट्रेनिंग था। उसमें पहली बार मैंने सजेशन दिया, मैं बोर्ड में था उस समय, कि इसमें हम वर्कमैन को भी लेके जाएंगे अपने साथ। तो 6 लोग गए थे, उसमें 3 वर्कमैन थे MPF से, MTPF के, और 3 ऑफिसर्स थे। एक फ्यूज की ट्रेनिंग थी, उनको फ्यूज बनाना था। आप लोग जानते होंगे अगर FB40 फ्यूज जो 40 मिलीमीटर PFFC में लगता है। जब हम इटली में पहुंचे तो वहां पे जो फ्यूज की असेंबली लाइन थी उसमें करीब 20 लोग असेंबली करते थे पूरे प्रोसेस में, और मैक्सिमम लेडीज उसमें थी। तो मैंने वहां के मैनेजर से बोला कि ये जो यहाँ पे आपका काम चल रहा है और आप तो फ्यूज बना रहे हैं, समय प्रोडक्शन चल रहा है, मेरे ये 3 लोग हैं, आप इनको लाइन में बैठा सकते हैं इस प्रोडक्शन लाइन में। तो उसने बोला नहीं, हम कैसे बैठा देंगे, ये तो आप बोल रहे हो, ये तुमको तो आता नहीं है, तो हम कैसे अपनी लाइन में उनको ले आएंगे। मैंने बोला आपके आदमी को हटाने के लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ, इनमें से एक के साथ किसी भी ऑपरेशन पे जिस पे आपको उचित लगता है, हमारे एक आदमी को बैठाएंगे। 3 लोग हैं हमारे। तो बड़ी डाउट के बाद, उनके मन में जो भी संशय था, उसके बाद उन्होंने फाइनली एग्री कर लिया। तो हमारे 3 लोग उन्होंने बैठा दिए, और उन्होंने हर स्टेज पे करीब 14 या 15 स्टेजेस थे उस पूरी असेंबली के, उनको चेंज कर करके बैठाते रहे। और 5वें दिन जब मैंने उनसे पूछा,
मैनेजर से उनके, क्या अनुभव है आपका? तो वो मेरे से बोलते हैं कि इनको कितने पैसे हम दे सकते हैं ताकि यहाँ रुक जाए। मतलब ये कैपेबिलिटी हमारे सब यंग लड़के, ऐसा नहीं कि उन्होंने जिंदगी में कभी फ्यूज बनाया था, एमपीएफ पहली बार फ्यूज बना रहा था। उन्होंने कहा था बताइए कितने रुपए इनको दे दें यही रुक जाएंगे, ये योग्यता है। तो मेरा कहना यह है कि जो लोग हमारे यहाँ आए हुए हैं, डिपार्टमेंट में आए हैं, बहुत रिगरस सिलेक्शन प्रोसेस के थ्रू आते हैं हर लेवल पर, तो डेफिनेटली बाकी लोगों से बहुत अच्छे हैं। और अगर हम अच्छे हैं तो सडनली खराब क्यों हो जाते हैं? लोग कहने लगते हैं ये तो कुछ काम नहीं करते, क्यों? सिर्फ इसलिए कि हम आत्ममुक्त हो जाते हैं, कॉम्प्लेसेंट हो जाते हैं। हमें वो नहीं होना है। आप जितना काम करेंगे आपकी मार्केट में वैल्यू उतनी बढ़ती जाएगी, आपके डिपार्टमेंट में इज्जत उतनी बढ़ती जाएगी। हमेशा आप लोग इस तरह से काम अगर करेंगे तो किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। कॉर्पोरेशन जब बनेगी, जो लोग भी कॉर्पोरेशन के लिए ऑप्ट करेंगे वो चॉइस आप लोगों की रहेगी। मैं उस विषय में कभी ना बोलूंगा, ना बोलता हूं कि किसको आना चाहिए किसको नहीं आना चाहिए, वो निर्णय आपको स्वयं लेना है अपने लिए। लेकिन जो भी आएगा, इतना मैं कह सकता हूं कि उसको एग्जिस्टिंग जहां पर है उससे कुछ बेटर मिलेगा तभी वो आएगा। और उसको बेटर देने के लिए हम लोग प्लान बना रहे हैं, कुछ समय के बाद आपसे शेयर करेंगे सभी लोगों के साथ। तो उस प्लान को आप पढ़िएगा, आप अपना निर्णय लीजिएगा जो लेना है। लेकिन MIL में जो भी एम्प्लॉयज रहेंगे उनका भविष्य सुरक्षित रहेगा, उनके पास काम रहेगा, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। मैं बाकी 5 फैक्ट्रीज में भी एक ही वचन लेकर आया हूं सबसे, जहां जहां जाता हूं मेरी जिम्मेदारी काम लाने की है, वो जिम्मेदारी मेरी। अगर नहीं लाया तो आप मुझे प्रश्न कर सकते हैं, लेकिन एग्जीक्यूट करने की जिम्मेदारी आप सबकी है, वो मैं नहीं कर सकता। एग्जीक्यूट आपको करना है, काम मुझे लाना है। ये एग्रीमेंट आपके और हमारे बीच में हमेशा होना चाहिए। और अगर ऐसे चलते रहेंगे तो निर्माणी का भविष्य, MIL का भविष्य बहुत सुरक्षित रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी है बैठा हूँ। मेरे साथ एक आइज काम करता है, वो उनका लगा हुआ है ट्रांसफर के लिए पहले से सर। तो ये जो नया अभी आया है सेम ट्रेड और सेम ट्रेड, तो क्या उन पर लागू होगा कि पहले से फाइल लगे तो उनको कहां से कहां जाना है? MIL से अदर में जाना है। देखिए, गवर्नमेंट ने एक प्रोसीजर बना के दिया था जब फेडरेशंस ने जब ये पॉइंट रेज किया था तो उन्होंने एक प्रोसीजर बना दिया था कि अगर एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में जा रहे हैं तो वो फैक्ट्री उनको एक ऑनलाइन कंप्यूटर सिस्टम के ऊपर अप्लाई करना है। ऑनलाइन का रीजन ये था ताकि ट्रांसपेरेंसी रहे टोटल। वो अप्लाई करेंगे, उनके जनरल मैनेजर उस पर रिकमेंड करेंगे, वो CMD के पास जाएगा, CMD उसको रिकमेंड करेंगे जो भी उनको बोलना है। और अगर उनको विद इन सेम कॉर्पोरेशन रहना है तो वहीं डिसीजन हो जाएगा जाने और आने का। और अगर वो किसी दूसरी कॉर्पोरेशन में जाते हैं तो ये CMD के रिमार्क के साथ उनके CMD के पास जाएगा और तब उस पर डिसीजन होगा। जो पहले प्रोसीजर था वही है। किसी को एक से दूसरे फैक्ट्री में जाना है बिल्कुल जा सकता है, अगर दोनों पहले भी दोनों लोग अगर एक्सेप्ट करते थे तभी जाते थे। लेकिन ये है कि पहले जितनी एप्लीकेशन थी वो वैलिड नहीं है, नए सिस्टम में एप्लीकेशन देनी है और आगे बढ़ सकते हैं। वरंगांव से हूँ सर। मेरा एक सुझाव है, एक रिक्वेस्ट है। जिस तरह टेक्निकल चार्जमैन को LDC एग्जाम के थ्रू JWM बनने का एक मौका मिलता है, उसी तरह जो नॉन टेक्निकल चार्जमैन है उनको ऐसा अभी वर्तमान स्थिति में कोई प्रावधान नहीं है कि वो LDC एग्जाम देके JWM की पोस्ट तक प्रमोट हो पाए। तो अगर ऐसा हो जाए तो हमें एक अच्छा मौका मिल जाए। देखिए, हम जो भी नया प्रोसीजर हैं, एग्जिस्टिंग प्रमोशन पॉलिसीज हैं, उसमें तो हम कोई परिवर्तन करेंगे नहीं, क्योंकि भारत सरकार ने भी ये वचन दिया हुआ है कि जो एग्जिस्टिंग सर्विस कंडीशन से किसी की चेंज नहीं। लेकिन जब कॉर्पोरेशन बनेगा उसमें हर किसी के लिए आगे बढ़ने का स्कोप है। और उसमें सबसे बड़ी चीज ये होती है कि सरकार में तो एक सीनियरिटी हमेशा फॉलो होती है, लेकिन कॉर्पोरेशन में हर स्टेज पे जाने के लिए एक इंटरव्यू होता है, आपकी परफॉर्मेंस होती है। इंटरव्यू होता है तो उसके बेसिस पे आप बहुत फास्ट भी जा सकते हैं, स्लो भी जा सकते हैं, आपके ऊपर कि आप किस प्रकार अपने आप को आगे बढ़ाना चाहते हैं। उनके ओनर ने काफ़ी 100 एम्प्लॉयज़ को अपना एक कार गिफ्ट किया था। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द गिफ्ट व्हाट यू हैव टू गिव, बट व्हाट द ओनर ऑफ द कंपनी टोल्ड वाज, इट इज़ नॉट माय गिफ्ट, it is what the workers have earned.
तो सिमिलरली ओवर टाइम के माध्यम में जो भी आता है तो वर्कर को वो एहसास होना चाहिए कि वॉट एवर ओवर टाइम आई एम गोइंग टू डू इज माई अर्निंग, तो उस तरफ से उनका वो प्रोडक्शन बढ़ाना चाहिए कि ऑटोमेटिकली दैट ओवर टाइम शुड कम टू देम। बहुत अच्छा पॉइंट है और आपकी जिम्मेदारी है, आप गाइड करेंगे अपने नीचे वालों को। यस सर, तो वही है सर, तो कहीं कहीं क्या हो जाता है एडमिनिस्ट्रेशन वाइज पहुंच नहीं जाते वर्कर्स तक, so the capability of administrators itself becomes so down that कहीं कहीं वो काउंसलिंग से के माध्यम से कर सकते हैं, तो एडमिनिस्ट्रेटर्स को और ज़्यादा जिम्मेदारी है, तो उनको भी वो थोड़ा ट्रेनिंग चाहिए कि हाउ दे आर गोइंग टू एक्सट्रैक्ट देयर वर्क फ्रॉम वर्कर्स। ठीक पॉइंट है। मैंने सभी को रिक्वेस्ट किया है, अधिकारियों को भी और जनरल मैनेजर्स को भी, कि जैसे मैं संवाद कर रहा हूँ ऐसे ही वो भी संवाद करें, क्योंकि बहुत सारे मन में एप्रीहेंशंस होते हैं, बहुत सारे डाउट्स होते हैं। अगर एक बार बैठ के डिस्कस करते हैं तो वो सारी चीज़ें निकल के आती हैं, उनके सॉल्यूशंस आ जाते हैं, तो जो मन में भ्रम है वो ख़त्म हो जाता है लोगों के। तो अगर ऐसा करते रहेंगे तो ऑटोमेटिकली जो आप बोल रहे हैं वो आगे हो जाएगा। और जिस आपने कार का एग्जाम्पल दिया था, वो गुजरात के एक ही इज डायमंड मर्चेंट जिसने ये किया, तो डेफिनेटली ही इज नॉट गिवन फ्रॉम हिज पर्सनल अर्निंग्स, इट इज फ्रॉम द प्रॉफिट विच कंपनी हैज अर्न्ड। और यहाँ पर भी मैंने लोगों से रिक्वेस्ट किया और आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमको एक अच्छी इंसेंटिव स्कीम लेके आनी चाहिए। तो मैं सब जगह से सजेशंस मांग रहा हूँ कि जो भी आपके मन में है किस तरह की इंसेंटिव स्कीम हो सकती है, तो वो आप हमें सजेस्ट करें, जिससे ये क्लियर हो जाए कि उसको इंसेंटिव है, उसको एक प्रेरणा मिल रही है ज़्यादा काम करने की। ऐसी आप स्कीम कोई भी सजेस्ट कीजिए, हम उसको एग्जामिन करेंगे, डिटेल में उस पर चर्चा करेंगे सभी जितने भी कंसर्न लोग हैं उनसे, और उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो कार नहीं तो कुछ और तो आ ही सकता है। कार की भी सर, थैंक यू सर। अभी जो प्रेजेंटली जो अवार्ड सिस्टम चल रहा है, तो वो भी एक्चुअली रोटेशन में चल रहा है, कोई काम करे या ना करे, तो उनका 3 साल हो गया तो एक अवार्ड दे रहा है, तो द एक्चुअल मीनिंग ऑफ अवार्ड ये बंद हो जाएगा जिस दिन सिस्टम हमारा प्रॉपर तरीके से आ जाएगा लाइन पर, ये बंद हो जाएगा। केवल अवार्ड उसी को मिलेगा जो वास्तव में अच्छा काम कर रहा है। और मेरा कहना तो हमेशा ये रहता है, अवार्ड के समय पे फैमिली को बुला के फैमिली के सामने अवार्ड देना चाहिए। थैंक यू सर। एक्चुअली ये मैनुअल बहुत काम हो रहे हैं सर, जो कि प्रोग्राम आने से काफ़ी मैन पावर भी कम होगा और सटीकता भी आएगी, तो इस विषय में थोड़ा कार्य होना चाहिए था। आप दो चीज़ें हैं इसमें। एक तो जो पहले हम लोग अपना काम करते थे इन्फॉर्मिक्स में कर रहे थे, और वो तो फैक्ट्री के पास डेटा है, पूरा प्लानिंग का डेटा है, बजट का डेटा सब है। जो अकाउंट्स मेंटेन करता था वो इन्फॉर्मिक्स में नहीं था, उनका फॉक्स प्रो में काम करते थे। फॉक्स प्रो को इन्फॉर्मिक्स में उनके सारे प्रोग्राम कन्वर्ट करने के लिए ऑलरेडी हमने AFK के IT सेक्शन को जिम्मेदारी दी है, और वहाँ पे बहुत अच्छे लोग हैं। मेरे ख्याल से अगले 1 से 1.5 महीने में वो कन्वर्ट कर देंगे, तो आपको सब चीज़ इन्फॉर्मिक्स में मिल जाएगी। पहली चीज़ तो ये। दूसरा चीज़, हम ERP लगाने के लिए ऑलरेडी इसमें लगभग डिसीजन ले चुके हैं, और जिस कंपनी के माध्यम से हम इसको कराने वाले हैं, भारत सरकार की कंपनी है हैदराबाद बेस्ड, उनसे कराएंगे। और उन्होंने बोला है हमें कि 2 साल के अंदर वो पूरे ERP को लगा देंगे, क्योंकि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर सब जगह है, कंप्यूटर्स हैं, लैंड सब जगह लगा हुआ है, केवल सॉफ्टवेयर उनको बनाना है और लगाना है। एक बार ERP हमारा वंस इट इज़ इन प्लेस, उसके बाद किसी तरह की कोई समस्या नहीं होगी। और जो आप बोल रहे हो कि मैनुअल करना पड़ता है, वो कुछ भी मैनुअल नहीं होगा, और उसमें फिर जो आप लोन चिट पे सामान लेके आ जाते हो ना स्टोर से, वो भी बंद हो जाएगा। जब तक आप डॉक्यूमेंट नहीं देंगे तब तक आपको स्टोर से मटेरियल मिल ही नहीं पाएगा, तो आपका सिस्टम ऑटोमेटिकली सब ठीक हो जाएगा। कॉर्पोरेट ऑफिस में हम लोग कर रहे हैं इसी तरह से। कॉर्पोरेट ऑफिस में जो भी लोग गए होंगे, मैं आपको बता देता हूँ, टोटल वहाँ पर जो स्ट्रेंथ है 65 है, जिसमें से 15 ग्रुप ए ऑफिसर्स हैं, ग्रुप C 4 हैं, और बाकी सब ग्रुप B हैं, ग्रुप B गजेटेड। और किसी के ऊपर नीचे कोई काम नहीं करता है। JWM साहब से फाइल शुरू होती है और उन पे खत्म हो जाती है। किसी की टेबल पर फाइल नजर नहीं आती है, आप कोई भी आके देख लीजिएगा। वो मेल भेजेंगे एक JWM राउत साहब के पास, राउत साहब हमको मेल भेज देंगे, हमको उस पर जो डिसीजन देना है दे देंगे, वापस उनको कन्वे हो जाएगा। किसी को आने की जाने की, कहीं उठ के जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। सब लोग प्रॉपर यूनिफॉर्म में आते हैं, अगर आप लोगों ने कहीं फ़ोटो देखा होगा तो। और शुरू में लोगों ने बोला सर टाई लगाने में दिक्कत होती है, गर्मी लगती है, तो मैंने
बोला इतना बढ़िया एसी है, सेंट्रलाइज्ड एसी है, क्या प्रॉब्लम है? सबको आदत हो गई, फर्स्ट क्लास तरीके से सब रहते हैं। कोई भी बाहर से आता है, ही गेट्स सच ए गुड इंप्रेशन अबाउट द कंपनी, उनको लगता है ये वास्तव में प्रोफेशनल तरीके से काम कर रहे हैं। और एक बार अंदर आता है वो, उसके बाद उसको कुछ सोचने की जरूरत नहीं होती, किसी चीज के बारे में नहीं सोच, आइए सुना जी, किसी चीज के बारे में नहीं सोचता वो। तो ये जो चीज है, ये एक कल्चर है जो धीरे धीरे लानी है, वहां से हम शुरू कर रहे हैं। क्योंकि जैसे मैंने बोला ना, लीडर को दिखाना है अपने आप करके पहले, तब बाकी फॉलोअर्स उसके फॉलो करेंगे। तो एक बार वहां पूरी तरह से स्टेबलाइज हो जाएगा, फिर हम लोग फैक्ट्री में उसको लेके आएंगे।